राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और कल की आपकी जो क्लास रही थी, एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको दी थी, वो कैसी रही उसका फीडबैक आप देते रहिएगा, कमेंट लाइक करते रहिएगा। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे फर्स्ट वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ आगे भी मुझे उसका फीडबैक बहुत बेहतर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो तथाकथित अपनी विचारधारा से ग्रसित है, अपनी मनोदशा से ग्रसित है कि कोई भी इंसान कोई बेहतर काम करना चाहे अच्छे के लिए तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बेहतर नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों को उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग भाड़ में जाएं, गो टू हेल, उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम करना है, ठीक है ना। तो इस जगह मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था और सिलेबस भी मैंने आपको बताया था। और आज आपका एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। कौन सा टॉपिक? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे, साइटोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो साइटोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, जो ये टर्म है, इस टर्म को कौन दे रहा है? टर्म या इस शब्द को देने वाले कौन महानुभाव है, कौन व्यक्ति इस टर्म को दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस टर्म को देने वाले हैं आपके हर्टविग साहब। कौन है? इस टर्म को देने वाले हैं हर्टविग। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसको हिंदी में लिखेंगे हर्टविग। हर्टविग साहब इस टर्म को देने वाले हैं। जो साइटोलॉजी है, इस साइटोलॉजी को टर्म कौन दे रहा है? हर्टविग दे रहा है। और ये जो साइटोलॉजी है, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो शब्द कौन से हैं? दो शब्द आपके ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं, ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं। और वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? एक है आपका साइटो और एक है आपका लोगोस। लोगोस। साइटो का क्या मतलब है? साइटो का मतलब है यहाँ सेल, और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। क्या है? स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल। क्या है? स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, बात समझ में आ रही है? कोशिका का अध्ययन। तो साइटोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी हम लोग करते हैं। और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक साइटो और एक लोगोस। साइटो का मतलब क्या है? सेल। लोगोस का मतलब है स्टडी। और ये जो साइटोलॉजी जो वर्ड है, ये टर्म है, इस टर्म को किसने दिया है? इस टर्म के रचयिता हर्टविग साहब है। हर्टविग साहब ने साइटोलॉजी शब्द दिया है, ध्यान रखिएगा। और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनना है, साइटो और लोगोस। साइटो का मतलब है सेल और लोगोस का मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। तो साइटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? सेल का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि साहब इसके फादर कौन है? इसके फादर कौन है? फादर यानी कि पिता। किसके पिता? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। बात समझ में आ रही है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको माना जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी माना जाता है रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब को माना जाता है, रॉबर्ट हुक साहब को माना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता, किनको माना जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को माना जाता है। अब बात आती है कि क्यों रॉबर्ट हुक साहब को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है? बात समझ में आ रही है? कोशिका विज्ञान का पिता इनको क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कोशिका के बारे में। हम लोग कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आखिरकार कोशिका है क्या? तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी, सेल की। बहुत छोटी सी डेफिनेशन में आपको लिखाऊंगा कोशिका। कोशिका है क्या? तो कोशिका यानी कि सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोशिका, कोशिका
जीव की आधारभूत संरचना है, या बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर कर लीजिए, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोश का जीव का आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है। तो ये क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारी जो बॉडी बन रही है ये डेवलपमेंट ऑफ सेल है। एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार बनी, चार से बनती चली गई, बहुत सारी सेलों का समूह बना, जैसे हम टिश्यू बोलेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो जो कोई भी एक सेल है, एक सेल बहुत सारे टिश्यू का निर्माण करती है, यानी कि ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। यानी कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारी सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक ये कहलाता है, ऊतक। और यही ऊतक किस चीज का डेवलपमेंट करेंगे? जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि अंग, यानी कि हमारे हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, तो ये आपके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ये ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंगों का तंत्र बनेगा। अंगीय तंत्र कर लीजिए, अंगीय तंत्र कर लीजिए, तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम आपका क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी बनाते हैं। तो आपने देखा कि एक सेल टिश्यू बना रही है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के आपका क्या बनाएंगे? बॉडी बनाएंगे। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह टिश्यू बनाता है। ऊतक, मान लीजिए ये पूरा हाथ है, मेरी फिंगर है, फिंगर ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारी सेल्स इस जगह है, तो ये टिश्यू का निर्माण आप करेंगे। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरी आंख है, कान है, ये ऑर्गन हो गए, अंग हो गए शरीर के। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था उसमें बहुत सारे तंत्रों के नाम लिखवाए थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यानी कि प्रजनन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र। जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो हम मुख की बात करते हैं, दांतों की और जीवा की बात करते हैं, ऑस्टियोफेगस की बात करते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, रेक्टम, एनस, इन पूरी होल बॉडी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो हम जब एक सिस्टम को पढ़ते हैं तो वो सिस्टम क्या है? बहुत सारे ऑर्गन को मिलकर के एक सिस्टम बना है, और बहुत सारे ऑर्गन के सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये सेल, ये वो सेल है, ये सबसे छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, लिविंग बॉडी की आधारभूत संरचना है, स्ट्रक्चर है किसी भी जीव की। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम सेल को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर हम ना जानवर की पढ़ें, किसी भी हम एनिमल में हम ह्यूमन की पढ़ेंगे बस, ना हमें गधे से मतलब, ना गाय से मतलब, ना बकरी से मतलब, हमें किसी भी सेल से मतलब नहीं है। हम जब बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेल जो शब्द आ रहा है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोला जा रहा है? रॉबर्ट हुक को बोला जा रहा है। अब बात आती है कि इनको क्यों बोला जाता है। बात आती है कि रॉबर्ट हुक साहब को क्यों बोला जा रहा है। रॉबर्ट हुक साहब को साइटोलॉजी का फादर आखिरकार क्यों बोला जा रहा है? ऐसा क्या है कि इनको साइटोलॉजी का फादर माना गया? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी इनको माना जा रहा है। किनको माना जा रहा है? रॉबर्ट हुक को। यहां तो आप समझ ही गए थे,
रॉबर्ट हुक को कौन क्या माना जा रहा है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या माना जा रहा है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का पिता किसको माना जा रहा है? रॉबर्ट हुक को माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्यों माना जा रहा है? ऐसे क्या काम किया इन्होंने? तो इन्होंने सबसे पहले किस प्रकार की कोशिका की इन्होंने स्टडी की थी? इन्होंने स्टडी की थी आपकी डेड सेल की, मृत कोशिका की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने डेड सेल को खोजा था। इन्होंने किसको खोजा था? मृत कोशिका को। मृत कोशिका को इन्होंने खोजा था, डेड सेल को इन्होंने खोजा था। और जीवित कोशिका नहीं है, जीवित कोशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और ये कब खोज रहे हैं? ये खोज रहे हैं 1665 में। 1665 में ही ये डेड सेल खोज रहे हैं। किस में खोज रहे हैं? बात आती है। तो ये डेड सेल जो देख रहे हैं मरी हुई है, उसमें कुछ जान नहीं है। पौधे जितने भी हैं, प्लांट फ्लावर जितने भी हैं, जितनी भी लिविंग बॉडी है, हर एक के अंदर हर एक के अंदर आपका क्या उपस्थित है? सेल्स उपस्थित है, कोशिका उपस्थित है। जो भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर सेल उपस्थित है। अगर सेल है तो वो एक आपका बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, पेड़ हैं, छोटे पौधे हैं, हर एक के अंदर कोशिका पाई जाती है। बात समझिए। और कोशिका का डेवलपमेंट ही आपका बॉडी है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये मृत कोशिका के अंदर, किसकी मृत कोशिका के अंदर ये देख रहे हैं? तो ये कॉर्क टिश्यू में देख रहे हैं। कॉर्क टिश्यू में देख रहे हैं, कॉर्क ऊतक में देख रहे हैं। कॉर्क ऊतक में ये खोज रहे हैं, कॉर्क टिश्यू में ये सर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और कॉर्क टिश्यू क्या है? कॉर्क क्या होता है? बात ये आती है। तो देखिए, आपका प्लांट है, ये प्लांट हो गया, पौधे का तना हो गया। ये क्या है? ये तना है, तना। और आपने देखा होगा तने के ऊपर एक छाल लगी रहती है। ये क्या है? ये आपकी क्या है? ये छाल है, ये छाल है। और इस तना और छाल के बीच में, तना और छाल के बीच में आपने देखते होंगे कि बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारे रेशे इसमें लगे रहते हैं। तो यही आपका कॉर्क है। क्या है? यही आपका कॉर्क है, ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? यही कॉर्क है। यानी कि तने के ऊपर से आप छाल को बाहर निकाल लो, तो तने और छाल के बीच में जो चीजें पड़ी होती हैं वही आपका ये कॉर्क है। और कॉर्क जैसे नॉर्मली आपने देखा तो नहीं होगा, शैंपेन की बोतल को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो शैंपेन की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है वो कॉर्क टिश्यू का होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि घर में जो पुरानी जो मिट्टी की, चीनी मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, उसका जो ढक्कन लगाया जाता था वो कॉर्क टिश्यू है, वो कॉर्क टिश्यू है। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉर्क टिश्यू छाल और तने के बीच में जो चीज पाई जाती है वो कॉर्क कहलाती है। तो इन्होंने क्या किया? इस कॉर्क को अपनी लेबोरेटरी में लेके गए, लेबोरेटरी में लेके जा रहे हैं, लेबोरेटरी में। और इस लैब में इन्होंने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं। और ये क्या है? बारीक से बारीक, जो हमारी नेक्ड आई नहीं देख सकती है, हम नग्न आंखों से जिस चीज को नहीं देख सकते हैं, उस चीज हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के माध्यम से उन चीजों को हम देखते हैं। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क टिश्यू को रखा। और कॉर्क टिश्यू रखने के बाद में इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। उसकी जो स्ट्रक्चर थी कुछ इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर थी। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आई थी। और आप इसको देख करके को तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ कैसी स्ट्रक्चर है? बेंजीन की स्ट्रक्चर जैसी है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेंजीन पढ़ेंगे, ये बहुत हाई फ्लेमेबल है, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। तो C6H6 को जब आप देखोगे तो इस बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। जब इसको आप बेंजीन के फॉर्मूले को बनाओगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आएगा।
और इसके ऊपर एक H ये लगा है, H ये लगा है, हाइड्रोजन ये कनेक्ट है, एक यहाँ कनेक्ट है, एक यहाँ कनेक्ट है और एक यहाँ कनेक्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने जब कॉर्क टिश्यू को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि बेंजीन की तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, ठीक है ना, बेंजीन के तरीके स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, संरचना निकल के आ रही है कॉर्क टिश्यू की, और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ये कुछ संरचना देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इन्हें पूरे इस होल जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, रूमा नाम दिया था, रूम नाम दिया था। क्या नाम दिया था, रूम नाम दिया था। और इन्होंने बोला था कि इस रूम के अंदर ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनी हुई है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनी, और इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया था, सेला नाम दिया था, सेला। और यही सेला आगे चल करके यही सेल में कन्वर्ट हो गई। ये लैटिन वर्ड है, सेला कैसा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, और सेल कैसा है, ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश। और यहीं से फिर ये सेल निकल के आ रहा है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने क्यों कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की इन्होंने डिस्कवरी की है, खोज की है। किस प्रकार के, कॉर्क टिश्यू यानी कि कॉर्क ऊतक में। कॉर्क क्या है, मैंने आपको बताया, तना और छाल के बीच में जो पाया जाता है वो आपका कॉर्क है। इन्होंने ये कॉर्क में लेबोरेटरी में लेके गए और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में इसको रख करके देखा। तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर बेंजीन की तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, ठीक है ना, बेंजीन के तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर छोटी छोटी और स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इन्होंने पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, रूम नाम दिया। और रूम के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया उन्होंने सेला, ठीक है ना। और यही सेला वर्ड ये लैटिन वर्ड है, और आगे चल के ये किस में बदल जाता है, सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए इनको रॉबर्ट हुक साहब को जो 1665 में डेड सेल की खोज कर रहे हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। बेशक इन्होंने डेड सेल, मरी हुई कोशिका है, इसके अंदर कोई जान नहीं। भाई हम जो जिंदा हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी जीवित है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो आपकी जीवित अवस्था में है, लिविंग फॉर्म में है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर ये जो खोज कर रहे हैं ये डेड सेल की खोज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि साहब इन्होंने तो मरी हुई कोशिका की खोज की है, तो वो कौन से महानुभाव हैं जो जीवित कोशिका की खोज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। वो कौन से महानुभाव हैं जो जीवित कोशिका की खोज कर रहे हैं। वो कौन भाई साहब हैं जो जीवित कोशिका की खोज कर रहे हैं, कौन महानुभाव है। डेड सेल की खोज कौन कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक साहब कर रहे हैं। अब बात आती है जो लिविंग सेल है, जो आपकी लिविंग सेल है, लिविंग जीवित कोशिका, लिविंग सेल यानी कि जो जीवित कोशिका है, तो इस जीवित कोशिका को कौन सर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही है। जीवित कोशिका को कौन देख रहा है, तो जीवित कोशिका की डिस्कवरी कर रहे हैं आपके एवी ल्यूवॉन हॉक साहब कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। कौन कर रहा है, इनको बोला जाएगा एवी ल्यूवेन हॉक साहब इस सर्च कर रहे हैं। और कब सर्च कर रहे हैं, 1674 में, 1674 में ये लिविंग सेल को देख रहे हैं। और ये लिविंग सेल किस में देख रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर ये सर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु के अंदर ये खोज रहे हैं। एक बार क्या कर रहे थे ल्यूवेन हॉक साहब, ये बरसात के दिनों में स्नान कर रहे थे, और बरसात के दिनों में स्नान कर रहे थे तो इन्होंने अपने नाखूनों के अंदर बहुत अजीब टाइप की एक मतलब मिट्टी को पाया, गंदगी पाई। तो इन्होंने क्या किया, ये साइंटिस्ट पहुंच गए लेबोरेटरी में, और इन्होंने वो सेंड जो थी, जो सॉइल थी नाखूनों के बीच में,
जो जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, उस सॉइल को ये अपनी लैब के अंदर लेके चले गए। नहा रहे थे, अपना बुद्धि खनक गई कि आखिरकार ये कैसा है, ये अजीब सी पीलापन है, नाखूनों के बीच में मिट्टी फंसी हुई है। तो ये चले गए नहाते हुए, लैब के अंदर गए और उस मिट्टी को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। और जब रख के देखा तो इन्होंने पाया कि साहब इसमें तो कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। क्या हो रही है? मूवमेंट है, हलचल है, मूवमेंट है, हलचल हो रही है। कुछ अजीब तरीके से स्ट्रक्चर इस तरह मूवमेंट कर रहा है, हल्का 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 मूवमेंट कर रहा है। तो उन्होंने बोला ओहो, इसमें तो कोई ना कोई लिविंग चीज है। और तब इन्होंने वो जो खोजा, क्या? लिविंग सेल को ये खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर डाली। बैक्टीरिया के अंदर आपकी लिविंग सेल की खोज कर डाली, जीवित कोशिका की खोज कर डाली। किसकी? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज कर डाली। बात समझ में आ रही है? जीवित कोशिका की खोज कर डाली किन्होंने? ए.वी. लीeuwenhoek साहब ने। अब ए.वी. लीeuwenhoek साहब की कुछ उपलब्धियां भी हैं, कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इनकी किताब का नाम क्या है। ए.वी. लीeuwenhoek, यहां मैं आपको बता रहा हूं। ए.वी. लीeuwenhoek, लीeuwenhoek साहब की किताब का क्या नाम है? तो सबसे पहले इनका बुक का नाम आप लिख लीजिए। इनकी बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य। क्या नाम है किताब का? प्रकृति के रहस्य, प्रकृति के रहस्य इनका किताब का नाम है। तो देखिए इनकी कुछ न बहुत सारी उपलब्धियां इनकी रही है और बहुत सारी उपलब्धियों में आप लिख लीजिए कि इन्होंने आखिरकार किस किस चीज की डिस्कवरी की है। डिस्कवरी किस किस चीज की है इन्होंने, ये किस किस चीजों को इन्होंने खोजा है, किस किस चीज की ये खोज करता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए खोज करता। तो सबसे पहले तो आपका बैक्टीरिया की खोज करने वाले यही है। किसकी खोज करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की है, बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की है। दूसरा क्या खोज रहे हैं ये? दूसरा ये खोज रहे हैं साहब आपका जो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु की कोशिका, शुक्राणु की कोशिका, शुक्राणु कोशिका ये खोज रहे हैं। शुक्राणु जो आपके मेल के अंदर जो निषेचन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, यानी कि जो मेल का जो शुक्राणु है, जो एक बेबी के बनने में सहायक होता है मेल की तरफ से। या जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर अंडाणु होता है, ओवम होता है। जब स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, निषेचित होते हैं, तब हमारी इंसान की सबसे पहली सेल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जाइगोट बोलते हैं। समझ में आया? तो यही स्पर्म की सेल की खोज करने वाले कौन महानुभाव हैं? यही लीeuwenhoek साहब हैं। एक चीज और, इन्होंने एक चीज की खोज और की है। उन्होंने क्या किया है? इन्होंने फर्स्ट प्रोटोजुआ की खोज भी इन्होंने की है। प्रोटोजुआ, इसको लिख लीजिए, प्रथम प्रोटोजुआ। पहले प्रोटोजुआ की खोज करने वाले कौन हैं? पहले प्रोटोजुआ की खोज करने वाले भी आपके लीeuwenhoek साहब हैं। इन्होंने एक, ये मैं आगे बताऊंगा, ये आपका ये प्रोटोजुआ डिसीज हम पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की डिसीज बैक्टीरियल डिसीज कहलाती है, जीवाणु जनित रोग या विषाणु जनित रोग वायरल डिसीज जिसे बोलते हैं, जैसे कि कोविड, कोरोना ने जो हाहाकार मचाया पूरे विश्व के अंदर। और तीसरी सबसे बड़ी खोज, चौथी सबसे बड़ी खोज इन्होंने क्या किया है? आरबीसी की खोज की है। किसकी खोज की है? आरबीसी की खोज की है। और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? यहां लिख देता हूं मैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड
सेल, रेड ब्लड सेल इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। तो आपकी आरबीसी की भी खोज करने वाले कौन हैं? आपके एबी ल्यूवेनहॉक साहब हैं। तो इन्होंने 4 चीजों की खोज की है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक साहब ने की है, स्पर्म सेल की खोज भी ल्यूवेनहॉक साहब ने की है, पहले प्रोटोजुआ की खोज भी इन्होंने की, और आरबीसी जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेट होता है, ये आरबीसी क्या है? ये आपका जो खून है, रक्त है या रुधिर है, उसका ये एक पार्ट है ब्लड का। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? आपकी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं और आपका प्लाज्मा होता है। ये 4 चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं, और इस 4 में से जो आरबीसी है, जो हमारा रंग लाल जो दिखाई देता है, वही आपका आरबीसी है। क्या है? रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कोशिका है। तो आपने जाना कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले कौन महानुभाव कर रहे हैं। अब बात आती है सेल थ्योरी की। किसकी बात आती है? सेल थ्योरी की बात आती है, कोशिका सिद्धांत की बात आती है। तो आपने जाना कि मृत कोशिका के अंदर सबसे पहले कौन खोज कर रहा है? फादर ऑफ जो साइटोलॉजी है, वो सबसे पहले मृत कोशिका के अंदर ये चीज पा रहे हैं। ठीक है ना? मृत कोशिका के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? कोशिका के सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत लिख लीजिए, कोशिका सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। जैसे कि हर सेल से सेल बनती है, एक सेल अपने आप को खुद सेल में डिवाइड करती है, तभी तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के आपका एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो यही सिद्धांत है। आखिरकार सेल टूटती है तो क्या होता है, किस तरीके से। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर बहुत सारी बातें बोली, लेकिन कोशिका सिद्धांत देने वाले ये 2 लोग हैं। बस आप पहले ये याद कर लीजिएगा कि सेल थ्योरी को, जो कोशिका सिद्धांत है, उसको देने वाले 2 लोग हैं। कौन है? एक तो हो सेलेडन साहब हैं, और दूसरे इनका साथ दे रहे हैं स्वान। ये आपका है सेलेडन और स्वान। ये 2 लोग कोशिका सिद्धांत दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं दी है। थ्योरी अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग बातें बोली हैं, लेकिन नाम आता है सेलेडन और स्वान का। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसमें कोशिका सिद्धांत देने में आप ध्यान रखिएगा, सेलेडन और स्वान को जब ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दी, वो सेलेडन और स्वान ने दी है। लेकिन इन्होंने कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं दी थी। इन्होंने जो 3 पॉइंट हैं सेल थ्योरी के, उन 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट इन्होंने बताया था, और वही अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट था सेल थ्योरी के मामले में, कोशिका सिद्धांत के मामले में। इसलिए इनको, सेलेडन और स्वान को, कोशिका सिद्धांत का जनक माना जाता है, या सेल थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं। कि आखिरकार सेल बनती हम क्या है? हमारी बॉडी में अगर आप बात करोगे, हमारी होल बॉडी में, पूरी बॉडी में लगभग 5000, कितनी? 5000 अरब कोशिका है। कितनी है? 5000 अरब कोशिका है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। कितनी है? 5000 अरब। सोचिए, अंदाज लगा सकते हैं क्या? 5000 अरब सेल। हमारी पूरी बॉडी जो मिलके बन रही है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो जो मिलके तैयार हो रहा है, 5000 अरब कोशिकाओं से मिलकर तैयार हो रहा है। तो एक सेल तो नहीं है,
पूरा सेल का ग्रुप बना हुआ है। तो आखिरकार एक छोटी सी सेल, मान एक मेल और फीमेल ने आपस फिजिकल हुए, सेक्सुअल कनेक्ट हुए, और सेक्सुअल कनेक्ट होने के बाद में स्पर्म ओवम, एक स्पर्म है, स्पर्म यानी कि अंडाणु, सॉरी शुक्राणु, शुक्राणु है, और ये शुक्राणु कनेक्ट हो रहा है किससे? ओवम से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि अंडाणु से कनेक्ट हो रहा है। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल आपस में फिजिकली कनेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। और जब निषेचन होता है तो स्पर्म और ओवम मिलकर के एक सेल का निर्माण करते हैं, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है युग्मज। क्या बोला जाता है? युग्मज बोला जाता है या जाइगोट बोला जाता है। और जाइगोट क्या है? जाइगोट ये ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट सेल है। क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की प्रथम कोशिका है ये। मानव शरीर की प्रथम कोशिका है। जब ये अंडाणु कहाँ है? ये एक फीमेल के अंदर होगा, फीमेल, और स्पर्म जो होगा ये मेल के अंदर होगा, मेल के अंदर। जब ये दोनों फिजिकल होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हाफ स्पर्म हाफ ओवम मिलकर के एक जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जाइगोट क्या है कि गर्भ के अंदर सबसे पहली सेल का जो डेवलपमेंट होता है वही सेल आपकी क्या है? जाइगोट है। और यही जाइगोट 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और 9 मंथ के पीरियड तक एक कंप्लीट लगभग बॉडी तैयार हो जाती है। तो कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा इस जाइगोट के अंदर। ये 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, ये थ्योरी तो बन के आई होगी। आखिरकार एक सेल कैसे पूरा बॉडी का डेवलपमेंट कर गई? तो यही थ्योरी है आपकी सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी में अलग अलग लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए सेल थ्योरी देने वाले कौन लोग हैं? सेल थ्योरी देने वाले कौन लोग हैं? ठीक है, तो सबसे पहले 1824 में एक थ्योरी आ रही है, पहली थ्योरी आ रही है 1824 में। और कौन दे रहा है? ये डुट्रोचैट दे रहे हैं। कौन? डुट्रोचैट। डुट्रोचैट, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे ड्यूट्रो, ऐसे लिखिए, ड्यूट्रोचैट। ड्यूट्रोचैट ये एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, और ड्यूट्रोचैट साहब 1824 में सेल थ्योरी के बारे में एक बात बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1674 में आपका लिविंग सेल की खोज हो गई है। लिविंग सेल की खोज किस में हुई थी? लिविंग सेल की खोज हो रही है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर लिविंग सेल की खोज हो चुकी है। तो यहाँ पर ये 1824 का समय है, तो यहाँ तक इस लिविंग सेल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च तो हो चुकी होगी ना। तो बहुत सारी रिसर्च जब हो चुकी है तो 1824 में डुट्रोचैट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ग्रुप ऑफ सेल। क्या दे रहे हैं? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्या दे रहा है? यानी कि कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ऊतक कहते हैं। ये सबसे पहली थ्योरी है। यहाँ इसको 1 डालकर न डाल के यहाँ डाल लीजिए। 1824 में 3 मतलब टोटल 3 थ्योरी हैं
सेल थ्योरी को लेकर के। तो सबसे पहले डिट्रोचैट साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बात समझ आ रही है? यानी कि कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। यानी कि जैसे कि इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारी सेल है, तो जो बहुत सारी सेल जब इकट्ठा होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक संरचना बनाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपने देखा वो टिश्यू पेपर, लेकिन वो अलग है, लेकिन टिश्यू पेपर बोला जाता है कि टिश्यू पेपर कैसा है, तो बहुत सारे रेसे मिलकर के पेपर बन जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी सेल मिलकर के आपकी क्या बन जाती है? टिश्यू बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और जब बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे कि आंख है, ये क्या है? बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक अंग का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी आ रही है, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। अब एक थ्योरी कब? 1838-39 में, 1838-39 में एक ये जो है सेलेडन और स्वान, ये एक थ्योरी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनको कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। सेलेडन एंड स्वान साहब ये दोनों एक थ्योरी दे रहे हैं। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां लिख लीजिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसी बड़े स्टेटमेंट की वजह से इनको सेल थ्योरी का प्रतिपादक या कंपोजर माना जाता है। बात समझ में आ रही? इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या है कि सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने हैं। कोशिका के उत्पाद से बने हैं। इसी एक थ्योरी की वजह से इनको सेल थ्योरी का प्रतिपादक कहा जाता है। सही जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको समझनी है। सभी जीव किससे बनना है? कोशिका से बनना है और कोशिका के उत्पाद से बनना है। बात समझ में आ रही है? सभी जीव किससे बनना है? कोशिका से बनना है और कोशिका के उत्पाद से बनना है। और इस कोशिका के उत्पाद की वजह से ही इनको सेल थ्योरी का प्रतिपादक माना जाता है। कोशिका के उत्पाद का क्या मतलब है? कोशिका के प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब है कि इस सेल के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो सेल के अंदर प्रोडक्ट उपस्थित होंगे कि जो इस पूरी बॉडी को बना रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे जीव का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? पूरे के पूरे जीव का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसे हटा देता हूं जरा, अगर मैं बात करूं, एक सेल है तो सेल के अपने कुछ ना कुछ तो अंग होंगे इसके। जैसे एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? ये सब लिखवाऊंगा मैं। माइटोकॉन्ड्रिया है। आपका क्या है? राइबोसोम है, राइबोसोम भी है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, प्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो आपका क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है। तो ये सब क्या है? एक सेल के अंदर इसके प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट हैं जो सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के काम करते हैं।
अलग अलग प्रकार का काम रहता है। एक सेल कैसे दो में बदलेंगी, कैसे उसका खाना पहुंचेगा। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन पूरी होल बॉडी के अंदर जाता है, रेसे रेसे सेल सेल हमारी बॉडी के जर्रे जर्रे में, बात समझ आ रही है, जर्रे जर्रे में छोटी छोटी चीजों में सेल है। या हर एक पूरी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स है, और पूरी सेल के अंदर खाना पहुंच रहा है, सेल बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। पूरे दिन में लाखों सेल बिगड़ती हैं, मरती हैं, फिर जन्म लेती हैं, फिर मरती हैं, और डेवलपमेंट होता रहता है, और इंसान एक लंबी उम्र जीता है। बात समझ में आ रही है। तो इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा मटेरियल है ना, कि जो जो एक छोटी सी सेल थी जिसको हम जायगोट बोल रहे हैं, वो सबसे पहली सेल है ह्यूमन बॉडी की, मानव के शरीर की, और वही डेवलप करके एक बेबी के रूप में, एक बच्चे के रूप में उसका निर्माण हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है। तो ये इसको हम बोलते हैं इसके प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं कोशिका के अंग। क्या बोलते हैं? कोशिका के अंग। कोशिका के अंग हैं ये छोटे छोटे, जो इस सेल को डेवलप करने में इसकी साथ देते हैं। या इसको और क्या बोला जाता है? इसको और हम शुद्ध बोल देते हैं कोशिकांग। क्या बोल देते हैं इनको? कोशिकांग बोल देते हैं, कोशिकांग बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? इंग्लिश में बोल देते हैं ऑर्गेनल। ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। कोशिकांग, कोशिकांग या कोशिका के अंग। ये तो पूरी सेल है, सेल के अंदर ये छोटे 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 ये अंग हैं, यानी कि कोशिका के अंग हैं, यानी कि कोशिकांग हैं, या आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल है। बात समझ में रही है। तो यही बात उन्होंने बताई है कि सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पादन से बने हैं। अगर ये मेन बात क्या कह रहे हैं कि कोशिका के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे इसके अंग हैं, इस अंग का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इसके रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा इनका यूज है, बहुत ज़्यादा इनका वर्क है एक सेल के अंदर। और ये ना होते तो एक सेल डेवलप होकर के एक ह्यूमन शरीर के रूप में ये कभी डेवलप ना होती। बात समझ में आ रही है। ये कभी डेवलप ना होती। इसीलिए ये पहले व्यक्ति हैं सेलिडन और स्वान, जो एक सेल के अंदर उसके सेल के अंगों की अलग अलग चीजों के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है ना। और इस वजह से इनको सेल थ्योरी का प्रतिपादक बोला जाता है। तो दो थ्योरी मैंने आपको बता दी, दो थ्योरी हो गई, दो थ्योरी। और तीसरी थ्योरी एक और है सेल थ्योरी में। तो तीसरी थ्योरी क्या है? तीसरी थ्योरी देने वाले हैं रुडोल्फ वर्च्योसा। रुडोल्फ वर्च्योसा, और ये थ्योरी दे रहा है 1855 में। 1855 में एक थ्योरी निकल के आ रही है। (1855) में एक थ्योरी निकल के आ रही है। कब? 1855 में। कौन दे रहे हैं? रुडोल्फ वर्च्यू। इसको लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, रुडोल्फ वर्च्यू, रुडोल्फ वर्च्यू। तो ये थ्योरी दे रहे हैं, तीसरी थ्योरी दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था? सेल थ्योरी की टोटल 3 थ्योरियां हैं। तो एक थ्योरी दे रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये थ्योरी दे रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है पूरा, ये स्टेटमेंट है आपका लैटिन में, लैटिन भाषा में ये पूरा स्टेटमेंट है। और इस लैटिन भाषा में ओमनी का क्या मतलब है? ओमनी का क्या मतलब है? प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से ही है, पहले से है, जो पहले से है। प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से ही उपस्थित है। सेलुला का क्या मतलब है? सेलुला का मतलब है सेल। और ई का क्या मतलब है? टू, यानी कि से। और सेलुला का क्या मतलब है? सेलुला का मतलब है सेल।
ओमनी सेलुला, ई सेलुला। तो यहां पर इसका क्या मतलब है कि जो सेल पहले से है उससे सेल बनती है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सेल मेड अ सेल, यानी कि पुरानी सेल से, इसको ऐसे लिख लीजिए, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, यानी कि न्यू सेल इज मेड बाय द ओल्ड सेल, यानी कि जो नई सेल बन रही है उससे, वो आपकी जो पुरानी सेल है उससे ही नई सेल बन रही है। तो ये आपके 3 थ्योरी हो गई, और 3 थ्योरी के बाद में फिर आपका पॉइंट आता है लास्ट, कुछ की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। नई सेल से, एक सेल से ही दूसरी सेल बनती है, एक सेल विभाजित होगी, विभाजित 1 से 2 में टूटेगी, 2 में टूटने के बाद फिर आपकी वो टूटेगी किस में, वो टूटेगी आपकी 2 टूटेंगी 4 में, 4 टूटेंगी 8 में, इसी तरीके से फिर सेल डेवलप होती चली जाती है। बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले कुछ की पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। की पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहला की पॉइंट क्या है, अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट सेल कहां, पूरे यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी सेल कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, ऑफ लिख लीजिए, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी सेल किसकी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये की पॉइंट जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं, हमारी भी सेल है, ह्यूमन की भी सेल है, बकरी की भी सेल है, छोटी से छोटी चीजों की, जीवों की भी सेल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे ब्रह्मांड में जितना वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, और आपके एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तमाम दुनियादारी के आपके सेल्स हैं, जीव जंतु हैं। तो विश्व की सबसे छोटी सेल किसकी होती है, तो सबसे छोटी सेल होती है बैक्टीरिया की। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणु की सबसे छोटी सेल होती है। अब बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, तो बैक्टीरिया में सबसे छोटी सेल है आपकी, बैक्टीरिया में भी बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, और माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की ही सबसे छोटी सेल पाई जाती है, और इसके बहुत सारे नाम हैं, क्या क्या नाम है, इसको 3 नामों से और जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि आपकी MLO यानी कि क्या मतलब है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ही याद करना है आपको, इसका कोई हिंदी नहीं है। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइकोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है, आपका एक MLO के नाम से जाना जाता है, एक PPLO के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि पॉलीप्लूरो और निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। और किस नाम से जाना जाता है, PPLO के नाम से इसको जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है, एक नाम और है, इसको जाना जाता है जोकर बैक्टीरिया के नाम से, जोकर बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स किसकी है, बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया में किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है। किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है। और माइकोप्लाज्मा को और किस किस नाम से जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा को किस किस नाम से जाना जाता है, इसको MLO के नाम से भी जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, और एक PPLO के नाम से भी जाना जाता है, पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको जोकर बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जोकर बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना आपका फेस परिवर्तन करता रहता है, कभी कैसी आकृति ले लेगा। आपने देखा है जोकर जब हंसता है
आपको हंसाने के लिए कभी चेहरा किसी तरीके से कर लेगा, नाक पे कैप लगा लेगा, जोकर की तरह बन के आएगा हंसाने के लिए। तो इसी तरीके से ये अपने भेष बदलता रहता है जोकर की तरह। इसलिए इसको इसका जो आकार है, शेप और साइज है, वो स्थिर नहीं है। बात समझ में आ रही है? स्थिर नहीं है, इसलिए इसको जोकर बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट किसकी है, ये तो सभी को पता है। और इसके साइज की अगर बात करोगे, इसके साइज की, तो ये 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। या इसकी एग्जैक्ट साइज की बात करोगे तो 0.3 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है। बात समझ आ रही है? 0.3 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। बात समझ आ रही है? 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है? ये छोटा होता है, छोटा होता है ये। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट सेल किसकी है? लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो वो है अंडा। और ये किस चीज का अंडा है? ये अंडा है साहब ऑस्ट्रिच का। किस चीज का अंडा है ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, यानी कि शुतुरमुर्ग का। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है, और जो लगभग 130 माइक्रो से लेकर के माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक लगभग होती है। बात समझ में आ रही है? 130 माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। ठीक है ना? और आगे इसमें 2 पॉइंट और हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। और आज क्लास थोड़ी सी लंबी चल गई, और आप प्लीज डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिए। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से मिली, पहला दिन बहुत अच्छे से रहा, और हम लोग चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि ये पहला चैनल बनने जा रहा है जहां पर आपको टोटल ऑल ओवर क्लास आपको बिना किसी पेमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार।